स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टेट, एसटेट, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो का संबंध जो है वो हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला सवाल कह रहा है कि वे खंड जिनके सार्थक खंड न हो उन्हें कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 1 का जो है वो सवाल है, इसका उत्तर। ए कह रहा है रूढ़ या इसको मूल शब्द भी कहते हैं। बी कह रहा है योग रूढ़, सी यौगिक और डी प्रयुक्त। तो आपको बताना है कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है मूल शब्द कहा जाता है। विकल्प ए जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। योग रूढ़ का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो मुख्य अर्थ को छोड़ करके कोई तीसरा अर्थ देते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। और यौगिक का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिसके सार्थक खंड हो सकते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। चलें, अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि रसोई घर में आपको समास विग्रह करना है। आपको बताना है कि रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा। ए कह रहा है रसोई के लिए घर, बी रसोई का घर, सी कह रहा है रसोई की घर की रसोई और डी कह रहा है रसोई और घर। तो आपको ये बताना है कि रसोई घर का जो समास विग्रह है वो क्या होगा। तो रसोई घर का समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। विकल्प ए जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा में कह रहे हैं कि वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो जो शब्द रेखांकित किया गया है उसके बारे में आपको बताना है कि यह शब्द जो है वो किस प्रकार का शब्द है। क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या क्रिया है। तो आपको बताना है कि वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वह किस प्रकार का शब्द है। क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या क्रिया है। तो ये जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा, तीसरे का उत्तर। सवाल नंबर चौथा देखते हैं। चौथे में क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। ए भ्रमर, बी व्याघ्र, सी क्षीर और डी कोयल। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है इसमें आ, वो तद्भव शब्द है। भ्रमर है, व्याघ्र है, क्षीर है या कोयल है। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो कोयल है। विकल्प डी जो है आपका चौथे का सही हो जाएगा। कोकिल इसका तत्सम होता है। और भ्रमर भौरा, व्याघ्र बाघ, क्षीर का मतलब खीर होता है। चले, सवाल नंबर पांचवा देखते हैं। पांचवा में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है। आपको बताना है कि परिमाण बोधक विशेषण जो है वो कौन सा है। भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, कम आमदनी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो परिमाण बोधक विशेषण इसमें है। भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, कम आमदनी। तो आपको परिमाण बोधक विशेषण जो है वो बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कम आमदनी। विकल्प डी जो है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर पांचवे का। अब देखते हैं सवाल नंबर छठवां। छठवां कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। तो आपको हिंदी कोश में, शब्दकोश में आपको सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा ये बताना है। अंकन, अकंठ, अंकन और अर्क। तो आपको बताना है कि अंकन, अकंठ और अंकन और अर्क, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। विकल्प ए अंकन कह रहा है, बी अकंठ कह रहा है, सी अंकन कह रहा है और डी अर्क कह रहा है। ए वाले में अनुनासिक का प्रयोग है और जबकि सी वाले में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है अ के ऊपर। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द जो है वो पहले आएगा। तो जो शब्द पहले आएगा वो अंकन आएगा, अर्थात विकल्प सी जो है वो आपका जो है उत्तर वो सही हो जाएगा। क्योंकि हिंदी शब्दकोश में जो शुरुआत होती है वो अंग से शुरुआत होती है, ई इससे शुरुआत होती है, इसलिए सबसे पहले जो है वो विकल्प सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7वें में कह रहे हैं कि राम कथा सुंदर नर कर नारी सहस विहंग उड़ावन हारी। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपको अलंकार बताना है कि कौन सा इसमें अलंकार है। उपमा है, रूपक है, अतिशोक्ति है या श्लेष है।
इसमें आपको क्या बताना है? तो इसमें आपको अलंकार बताना था कि कौन-सा अलंकार है इसमें? उपमा है, रूपक है या अतिशयोक्ति है या श्लेष है? अलंकार की पहचान करनी है। राम कथा सुंदर करनारी, आशा विहंग उड़ावन हारी। तो आपको अलंकार की पहचान इसमें करनी है। तो इसमें जो अलंकार होगा वो रूपक हो जाएगा। विकल्प बी जो है वो आपका सही होगा सवाल नंबर 7वें का। सवाल नंबर 8वां देखते हैं। 8वें में क्या कह कह रहे कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो तद्भव और तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। हरिद्रा, हरिद्वार, पृष्ठ, पन्ना, परक, परख, चुल्लिक, चूल्हा, चुल्लिक या चुल्लिका कहते हैं, चुल्लिक, चूल्हा। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो तद्भव और तत्सम की दृष्टि से तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा मेल जो है वो शुद्ध है। सवाल नंबर 8वें का। तो जो शुद्ध शब्द इसमें है तद्भव और तत्सम की दृष्टि से जो शुद्ध मेल है वो आपका विकल्प डी है, चुल्लिक और चूल्हा। हरिद्रा, हरिद्वार नहीं, इसका हल्दी होता है, पृष्ठ का पीठ होता है और पर्या का पलंग होता है। तो विकल्प डी जो है वो सही है, बाकी तीनों जो है वो गलत है। सवाल नंबर 9। नवा कह रहे कि चर्मकार और प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो आप बताना कि चर्मकार और प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है। ए कह रहा है कार और कर, बी कह रहा है इया और ई, सी कह रहा है वान और आड़ी और बी कह रहा है त्वा और तर। तो आपको बताना है कि चर्मकार और प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो चर्मकार में कार और प्रभाकर में कर लगा है। विकल्प ए जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा सवाल नंबर 9। बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में क्या कह रहे हैं? सवाल नंबर 10वें में कह रहे हैं कि खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? आपको बताना है कि खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है। ए फारसी भाषा, बी अरबी भाषा, सी उर्दू, डी अदालती भाषा। तो आपको ये बताना है कि खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है। फारसी भाषा है, अरबी है, उर्दू है या अदालती भाषा है। तो खड़ी बोली का जो अरबी फारसी में रूप भाषा है वो है उर्दू है। विकल्प सी सही हो जाएगा सवाल नंबर आपके 10वें का। सवाल नंबर 11 में देखते हैं कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। आपको बताना है कि कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि और डी व्यंजन संधि। तो कल्पांत में एक शब्द कल्प है और एक है अंत। तो अ और अ का संयोग होने के बाद जो है वो विकार जब होगा तो आ हो जाएगा। तो दीर्घ संधि विकल्प बी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहे कि रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है कि रिपोतार्ज जो है वो किस भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है या जापानी है। तो आपको बताना है कि रिपोतार्ज जो है वो किस भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है या जापानी भाषा का शब्द है। तो रिपोर्टार शब्द जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। 13 कह रहे कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। आपको ठठेरा का लिंग परिवर्तन करना है। ए कह रहा है कि ठठेरा का ठठेरी होगा, बी होगा ठठारी, सी होगा ठठेरिन और डी होगा ठठेरिनी। तो आपको बताना है कि ठठेरा का लिंग जब परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा। ए ठठेरी बनेगा, बी ठठारी बनेगा, सी ठठेरिन बनेगा और डी ठठेरिनी बनेगा। तो देखो जब ठठेरा का हम लिंग परिवर्तित करते हैं तो ठठेरा में इन प्रत्यय जो के ठठेरिन बना लेते हैं। तो विकल्प सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। अब देखते हैं सवाल नंबर 14। 14 कह रहे कि नी उन परसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। आपको 14 नंबर सवाल में ये बताना है कि नी, परी और उन इन उपसर्गों से संबंधित शब्द को आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। ए कह रहा है निबंध, परिजन 29, बी कह रहा है संरक्षण, दुर्जन, दुकाल, सी कह रहा है प्रख्यात, संहार, अल्पज्ञ और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि नी, परी और उन उपसर्ग से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। तो इससे संबंधित जो विकल्प है वो विकल्प ए जो है हमारा सही हो जाएगा, निबंध, परिजन और 29। सवाल नंबर 15 देखते हैं। 15 कह रहे कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। 15 में आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो रूढ़ है। ए पंकज, बी विद्यालय, सी जलज और डी कमल। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द जो है वो रूढ़ है। पंकज, विद्यालय, जलज और कमल। तो पंकज रूढ़ नहीं है बल्कि पंकज योग रूढ़ शब्द है। विद्यालय जो है
वो आपका यौगिक शब्द है। जलज जो है, ये आपका योग रूढ़ शब्द है और डी जो आपका कमल है, ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो विकल्प डी जो है, वो आपका क्या होगा? जो है वो सही आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। अब देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 में कह रहे हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। 16 नंबर सवाल में आपको बताना है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कौन से हैं? ये कह रहा है कितने भेद हैं? 3, 2, 4 और 5। तो आपको बताना है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, 3 भेद हैं, 2 भेद हैं, 4 भेद हैं या 5 भेद जो हैं, ये आपको बताना है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के भेद होते हैं 2। विकल्प बी जो है, वो आपका क्या होगा? वो अ, सही हो जाएगा। अगर आप देखें तो 2 भेद जो होते हैं, वो आप कह सकते हैं कि एक मूल क्रिया और एक जो होती है जिसको यौगिक क्रिया हम कहते हैं। तो मूल क्रिया और यौगिक क्रिया 2 इस भेद जो है वो रचना की दृष्टि से इनके होते हैं। अब सवाल नंबर 17। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से नया का तत्सम रूप है। आपको बताना है कि नया का तत्सम रूप क्या होता है? ए कह रहा है नव्य, बी नूतन, सी नवल और डी नवीन। तो आपको ये बताना है कि नया शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? नव्य होगा, नूतन होगा, नवल होगा या नवीन होगा। तो नया शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो नव्य होगा। विकल्प ए सवाल नंबर 17 का उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलें, अब देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या कह रहे हैं? इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा शब्द जो है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। ए त्रिपिटक, बी भारत, सी लेखक और डी गंगा। तो आपको बताना है कि कौन-सा शब्द जो है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। त्रिपिटक, भारत, लेखक या गंगा। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, वो लेखक नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। बाकी सभी जो हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं सवाल नंबर 19। 19 में कह रहा है कि अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आपको बताना है कि अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ए मुनिवर, बी सुसंग, सी पराधीन और डी दत्तचित्त। तो आपको ये बताना है कि अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मुनिवर में है, सुसंग में है, पराधीन में है या दत्त चित्त में है। तो अगर इसमें देखा जाए तो पराधीन, पर अधीन, दूसरे के अधीन संबंध तत्पुरुष बनेगा। तो विकल्प सी हो जाएगा। मुनिवर में कर्मधारय समास, सुसंग में भी कर्मधारय, दत्तचित्त में बहुब्रीहि समास अ, होता है। चले देखते हैं सवाल नंबर 20वां। 20वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि सौकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आपको बताना है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दौड़ना, हँसना, पढ़ना और आना। तो आपको बताना कि इसमें से कौन-सा ऐसा है जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सवाल नंबर 20वां। दौड़ना, हँसना, आना और पढ़ना। तो जो सकर्मक क्रिया है, वो पढ़ना है, बाकी सभी जो हैं, वो अकर्मक क्रियाएँ हैं। सवाल नंबर 21। 21 में कह रहा है कि यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, वाक्य किस प्रकार का है? आपको ये बताना है कि वाक्य किस प्रकार का है? संयुक्त है, मिश्र है, सरल है या इनमें से कोई नहीं? आपको ये बताना है कि यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, वह वाक्य किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र है, सरल है या इनमें से कोई नहीं है? तो यह जो वाक्य है, वो मिश्र वाक्य है। विकल्प बी जो है, वो सही उत्तर हो जाएगा। चलें, अब देखते हैं सवाल नंबर 22। 22 में क्या कह रहा है? 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द देशज है? आपको बताना है कि कौन-सा शब्द जो है वो देशज है? धरती, जूता, पुस्तक या आग? तो आपको बताना है कि कौन-सा शब्द जो है सवाल नंबर 22 में देशज है? धरती, जूता, पुस्तक और आग। तो जो देशज शब्द है वो जूता है। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 22 का। अब देखते हैं सवाल नंबर 23। कह रहा है शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। आपको बताना है कि शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ए अर्थ, बी रचना, सी उद्गम और डी ये सभी। तो 23 का उत्तर बताना है कि शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? अर्थ है, रचना है, उद्गम है या ये सभी है। तो अ, शब्दों के वर्गीकरण का जो आधार है, तो वो अर्थ भी है, रचना भी है और उद्गम भी है। तो ये सभी उत्तर हो जाएगा। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर भी सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। रचना के आधार पर देखें तो
रूढ़, यौगिक और जो है आपके योग रूढ़ होते हैं। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर देखें तो तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज शब्द होते हैं। चलें, आगे सवाल देखा जाए। 24 नंबर। 24 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है विलोम की दृष्टि से सही युग्म नहीं है। आपको बताना है कि विलोम की दृष्टि से कौन-सा युग्म सही नहीं है। ए कह रहा है याचक, जाचक, बी निर्दय, सहृदय, सी ममता, द्वेष और डी मधुर और कर्कश। तो आपको बताना है कि अ, विलोम युग्म जो है इसमें कौन-सा सही नहीं है। इन चारों विकल्पों में से याचक, जाचक, निर्दय, सहृदय, ममता, द्वेष, मधुर और कर्कश। तो कौन-सा विलोम का जो जोड़ा है वो सही इसमें नहीं है। तो जो सही नहीं है वो विकल्प ए नहीं है, याचक का दाता होता है, बाकी सभी जो हैं वो सही है। सवाल नंबर 25, कह रहे रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक कौन-सा है? आपको बताना है कि रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें कौन से कारक का प्रयोग किया गया है? अपादान, कर्ता, कर्म और संबंध। तो सवाल नंबर 25 का उत्तर देना है कि रमा विद्यालय से घर जाती है। तो विद्यालय से घर जाती है, इसका मतलब अपादान कारक हो जाएगा। घर जाती है तो विद्यालय और रमा का संबंध जो है वो अलग हो जाता है। तो कारक कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। चले देखते हैं सवाल नंबर 26। 26 में क्या कर कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आपको बताना है कि कृदंत प्रत्यय जो है वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण और डी क्रिया। तो आपको ये बताना है कि कृदंत प्रत्यय जो है वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो देखिए जो कृदंत प्रत्यय हैं वे क्रिया के साथ जुड़ते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा और विशेषणों के साथ जुड़ते हैं। सवाल नंबर 27, करे सलमा घर जाती है वाक्य है। आपको बताना है कि सलमा घर जाती है, यह वाक्य क्या है? सरल है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है या इच्छार्थक वाक्य है। तो आपको बताना है कि सलमा घर जाती है यह किस प्रकार का वाक्य है। तो सलमा घर जाती है यह सरल वाक्य है। सरल वाक्य का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य और एक क्रिया होती है, तो उसे जो है हम या यूं कह सकते हैं कि एक उद्देश्य और एक विधेय, एक कर्ता और एक क्रिया, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो विकल्प ए जो है वो 27 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 28। 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाचक है। आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो सकर्मक क्रिया वाचक है। ए कह रहा है मंदाकिनी सोती है, बी बालिका निबंध लिख रही है, सी पक्षी आकाश में उड़ते हैं और डी बालक खिलौना पाकर हंसता है। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो सकर्मक क्रिया का वाचक है। तो जो सकर्मक क्रिया का वाचक इसमें है वो विकल्प बी है, बालिका निबंध लिख रही है। बाकी सभी जो है अकर्मक क्रिया के वाचक हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। सवाल नंबर 29 में कह रहे हैं कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आपको ये बताना है कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ए अंबक, बी अंबर, सी व्योम और डी नभ। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द जो है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश का जो पर्यायवाची नहीं है वो अंबक नहीं है, यह आंख का पर्यायवाची है। बाकी सभी जो है वो आकाश के पर्यायवाची हैं। तो विकल्प ए जो है इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? आपको बताना है कि क्रिया विशेषण से युक्त वाक्य कौन सा है। ए कह रहा है मैं कल नहीं जाऊंगा, बी यह फूल सुंदर है, सी हवा धीरे धीरे बह रही है और डी आज हम स्कूल जाएंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो क्रिया विशेषण से युक्त है। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, हवा धीरे धीरे बह रही है, यह क्रिया विशेषण से युक्त वाक्य है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।